अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एहतजाज की आखिरी कॉल बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर ही भारी पड़ रही है। बानी पीटीआई की आखिरी कॉल देने की देर थी कि पार्टी में पकता हुआ जो उबलता हुआ लावा है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। पहले ये खबर मंजर आम पर आई कि पार्टी की टॉप लीडरशिप एहतजाज के हक में नहीं और अब एहतजाज की मुखालिफत करने वालों में एक नाम भी सामने आ गया और वो नाम उमर अयूब का है। बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को दी गई एहतजाज की कॉल पर पीटीआई इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि उमर अयूब और पीटीआई के दीगर रहनुमा फौरी एहतजाज की मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन उमर अयूब का एहतजाज को रोकने का पैगाम मिलने के बावजूद बानी पीटीआई ने एहतजाज की तारीख दे दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा चाहते थे कि तैयारी के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाए। उमर अयूब और दूसरे रहनुमा बानी पीटीआई से मिलकर उन्हें कायल करना चाहते थे, लेकिन उमर अयूब और दूसरे रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बानी पीटीआई की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात ना होने पर उमर अयूब का पैगाम बानी पीटीआई को पहुंचाया गया, लेकिन वो नहीं माने। अब एक तरफ सीनियर लीडरशिप की जानिब से एहतजाज की कॉल को मनसूख करने की कोशिश, वहीं पर एहतजाज को लीड कौन करेगा इस पर भी पार्टी में कशीदगी पाई जाती है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अगर उन्हें एहतजाज की जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो फिर आराम करेंगे, यानी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। अब एक ऐसे वक्त में जब पार्टी में हर मामले को लेकर महाजराई का माहौल गर्म है, ऐसे में ये चहमगोइयां हो रही हैं कि बुशरा बीबी ने सियासत में एंट्री दे दी। आज अडियाला जेल के बाहर फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की नफी की। फैसल चौधरी के बकौल बानी पीटीआई का कहना है कि बुशरा बीबी रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। क्यूरी हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है, ना ही वो करेंगी। लेकिन क्योंकि उनकी जमात को पिछले जो है 8-10 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया, उस दिन भी उनके जो दोस्त आए थे उनको जो है बाहर अरेस्ट किया गया और उन तक जो हदायत थी वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री और पार्टी की बागडोर संभालने की खबर इसलिए भी गर्म हुई क्योंकि ये इत्तलात सामने आई थी कि बुशरा बीबी ने पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, लेकिन अब शेख वकास अकरम इस बात को रद्द करते हुए कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमने बुलाया और हम इसको लीड करेंगे। So that doesn't make any sense. चंद नहीं, आपको किसने कहा? इजलास बुलाया हमने, सदारत हम करेंगे, ये गलत खबर है। माजरत, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। अब तहरीक इंसाफ तो बुशरा बीबी की सियासत और पार्टी में मुदाखलत से इनकारी नजर आ रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की मुख्तलिफ ज़राए ने तस्दीक की है। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही मगर वो बानी पीटीआई की हिदायत पार्टी तक पहुँचाएंगी। बुशरा बीबी बताएंगी कि बानी पीटीआई की क्या क्या हिदायत हैं। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर से मुल्क भर की तंजीम को अहकामात जारी किए थे। बुशरा बीबी ने आज शाम पार्टी रहनुमाओं को पेशावर में मुलाकात के लिए बुलाया, ताहम उन्होंने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के करीब रहने वाले रहनुमाओं को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। ज़राए से यह खबर भी सामने आ रही है कि पेशावर इजलास की सदारत बुशरा बीबी करेंगी, जिसमें शेख वकास अकरम, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा इजलास में शिरकत करेंगे। जबकि ज़राए का यह भी बताना है कि पीटीआई की मरकज़ को भी बुशरा बीबी ने मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया। अब बहरहाल पीटीआई में इख्तलाफात की जड़ें मजबूत हो रही हैं, पार्टी में कई ग्रुप्स बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ आखिरी एहतजाज की कॉल को कामयाब बना सकेगी? शुएब शाहीन और अली मोहम्मद खान तो अब भी कहते हैं कि ये आखिरी कॉल हमारे लिए, और जाहिर है कि अब ये डू और डाई की पोजीशन है। शुएब शाहीन और अली मोहम्मद खान इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। आज को समझता है, अपनी कौम के दिलों में रहता है। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है वो ये है कि आगे या आज़ादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। फैसला आपने करना है। इमरान खान तो कुर्बानी दे चुका, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी जो है वो है एहतजाज। इंशाअल्लाह उसके लिए तैयारी मुकम्मल है। जैसा कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि इस वक्त डू एंड डाई का मामला है। दूसरी जानिब आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 से खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र जो गैर रियासती अनासर हैं उनका असर और रसूख बढ़ जाना भी अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ का कहना था कि टेक्नोलॉजी को जहाँ मालूमात के फैलाव में अहम किरदार हासिल है, वहीं गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव भी अभी एक चैलेंज है। जामिया कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी फ़िरकावारियत और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं।
आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है और फितनतुल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों पर जो प्रॉक्सीज़ की आमाजगाबी बन चुका है। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दामात करेंगे। अब अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। एक तरफ मिलिट्री स्टाफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चैलेंजेस गिनवा रहे हैं कि उनके यहाँ क्या चैलेंजेस है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल डोमेन में पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपने अपने चैलेंज है। जब जो पीटीआई को चैलेंज दरपेश है उससे किस हद तक नबरदाज़मा हो सकती है। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, सबसे पहले ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी कॉल जिसको कहा जा रहा है डू और डाई कहा जा रहा है 24 नवंबर को दे दिए, लेकिन ग्राउंड पे आपको तैयारी नजर आ रही है? हो जाएगी, वरना हुकूमत करा देगी। 1-2 दिनों में आप देखिएगा सारे कंटेनर लग जाएंगे, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। जो काम अगर ना भी छोटी मोटी कसर रह भी गई तो हुकूमत पूरी कर देगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फवाद साहब, आप तो हमेशा यूनिफिकेशन की बात करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना ये चाहिए कि ऑपोजिशन बेंचेस पर जो जमातें बैठी हुई हैं उनके साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि विद इन पीटीआई भी हमें डिवाइड नजर आ रही है और विद इन दी ऑपोजिशन भी डिवाइड नजर आ रही है। जेयूआई कह रही हमसे पूछा ही नहीं गया कॉल देने से पहले। तो इस तरह से कोई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कोई मुजाहरा कर पाएंगे किसी अच्छे प्रोटेस्ट का? लेकिन बात यह है कि लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लोग तो इमरान खान की कॉल के ऊपर निकलने को तैयार है। मसला ये है कि आपको तंजीम चाहिए होती है जो चैनलाइज कर सके मकबूलियत को। और मेरा ये था मानना कि अगर हम इसको जो है वो चैनलाइज कर सकें तो उसके लिए बेस्ट यही है कि एक अपोजिशन अलायंस अगर हो जाएगा तो वो फिर चैनलाइज कर पाएगा चीजों को। और उसको अगर आप जो है वो नहीं कर पाएंगे चैनलाइज तो फिर जो है वो मकबूलियत खाली जो है वो काफी नहीं है। लेकिन असूली तौर के ऊपर मेरे नजर में जेयूआई को, जमात इस्लामी को, जीटीए को एतमाद में लेके करना बेहतर है। लेकिन बहरहाल अब ये इस वक्त चूंकि बिल्कुल उन्होंने हुकूमत ने इमरान खान को एक दीवार से लगा दिया है तो जाहिर है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आप एहतजाज की कॉल दें और मुसलसल एहतजाज की कॉल। व्हाट इज स्टॉपिंग पीटीआई टू गेट ऑपोजिशन ऑन बोर्ड? मतलब पीटीआई को तो फौरी तौर पे चाहिए कि ऑपोजिशन पार्टी से राब्ता करें, तो क्या चीज है जो रोक रही है इनको? मेरे ख्याल में जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जो है एतमाद का इशू है जो कि होना नहीं चाहिए था। और शायद दूसरा एक सोच जो है ना, एक टेक ऑल, वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होती नहीं है। आपको सब कुछ नहीं मिल जाता। बहरहाल जो है वो लेना, कुछ आप लेंगे कुछ आप देंगे, इसी तरह से ही आप जो है वो एक बार्गेन करते हैं और बनाते हैं। और जब बड़े मुद्दों के ऊपर जेयूआई का तो बिल्कुल जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है, ऑपरेशन के ऊपर एक मौक़िफ़ है, 8 फरवरी के इलेक्शन को लेके एक मौक़िफ़ है, तो इसके ऊपर तो इत्तेहाद बनना चाहिए था। सो फ्रेंकली मुझे मायूसी है कि ये इत्तेहाद जो है वो नहीं बन सका। उसमें जमात जेयूआई को भी और जेआई को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखें ना कि जब उन्होंने धरना दिया ये बिजली वाला, तो उसके बाद उन्हें बड़ा ह्यूमिलिएट होना पड़ा और उठना पड़ा क्योंकि वो अकेले आ गए थे। उन्होंने भी जो है वो होमवर्क नहीं किया था। तो अपोजिशन के लिए अलायंस बनाना बहुत अहम। फवाद साहब, अभी केपी से खबर आ रही है कि बुशरा बीबी पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास को चेयर करेंगी। ऑल्दो पीटीआई डिनाइल दे रही है, लेकिन खबर यह है कि बुशरा बीबी ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया हुआ है और उस इजलास में बानी पीटीआई का मैसेज वो पास ऑन करेंगी। तो आपको लगता है कि ये इफेक्टिव लीडरशिप जो है अब पीटीआई को बुशरा बीबी की सूरत में मिल गई है? नहीं, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जो बुशरा बीबी है उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे इमरान खान की वजह से, वो बाकी लीडरशिप के साथ उस तरह नहीं जुड़ सकते। सो मेरे नजर में ये जो फैसला हुआ है बुशरा बीबी का और अलीमा खान के जरिए मैसेज देने का, ये बड़ा इफेक्टिव है। और हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उठा के देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई की तहरीक मुसद भुट्टो ने चलाई थी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो रोल अदा किया, उसके बाद आप देखें कलसूम बीबी ने जो रोल अदा किया, एंड टू बी फेयर विद मरियम नवाज ने जो रोल अदा किया नवाज शरीफ साहब के लिए, ये सारे हमारे तारीख का हिस्सा है।
और अब भी अगर बुशरा बीबी निकलती हैं और अलीमा बीबी निकलती हैं तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन फौज साहब तासुर तो यहाँ भी ये ना कि एक बुशरा बीबी ग्रुप है, कैंप है, और दूसरा अलीमा खान कैंप है, तो यहाँ पर भी आपस में जो खला है बहुत ज्यादा है। तो वो तो बात है, सियासत में ग्रुपिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो अच्छा है जिसका उधर एक ग्रुप में नहीं बल्कि बात वो दूसरे में चला जाएगा, अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन देखें ना फौज साहब, आपसे हम पहले भी, और जाहिर है आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टांस है कि असल प्रॉब्लम तो पंजाब के अंदर है। पंजाब से लोग निकलेंगे या पंजाब में कोई लीडरशिप होगी जो ऑन ग्राउंड मौजूद होगी, लोगों को लीड करेगी, तो तभी चेंज आएगा। अब खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कुछ लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, जैसे हमाद अजहर और दीगर हैं, तो आपको लगता है पंजाब से कोई मोमेंटम बिल्ड करने के लोग मौजूद हैं पीटीआई के, ऑन ग्राउंड है? पंजाब में कारकुनान तो मौजूद है, लीडरशिप जो है वो नहीं है, और देखते हैं कि इस दफा जो कारकुनान है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी लोग तो बहुत निकले हैं। पिंडी का पिछला जो डी चौक का भी एहतजाज हुआ था, उसमें भी आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का काफिला तो पहुंच ही नहीं सका, और ज्यादातर लोग जो गिरफ्तार हुए वो पिंडी के थे। तो अब भी देखते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग कैसे जो है वो निकलते हैं। वो पहले अस्कुद ही निकलेंगे, अब भी अस्कुद ही निकले। तो फौज साहब ये धरना देना चाहिए, कोई लंबे अरसे का प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी एक जगह पड़ाव डालना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पीटीआई की? देखिए, असूली दौर के ऊपर तो हुकूमत को चाहिए कि वो तो पहले ही इमरान खान ने जो डिमांड दी हैं उनमें से कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि वो पूरा नहीं कर सकते या उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए इमरान खान के साथ बात करे, मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाए और हम एक सियासी हल की तरफ आगे चले। अब अगर वो कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो उसके नतीजे में आपको मालूम है कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सो इम्पोर्टेंट यही है कि किस तरीके से ये चीज जो है ये आगे बढ़े। ठीक है फौज साहब, लास्टली आपको लगता है कि इंटरनल सिस्टम के अंदर रह के ये मसला हल हो जाएगा, या फिर पीटीआई को आलमी ताकतों की सपोर्ट भी चाहिए होगी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई मदद चाहिए होगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका भी एक हकीकत है, चाइना भी एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया यूएई भी हकीकत है। तो इनके रोल्स तो हैं, पाकिस्तान में हिस्टोरिकल रोल्स रहे हैं, और अब भी अगर ये साउथ एशिया की जब टीम बनेगी तो हम देखते हैं कि उसमें कौन लोग आते हैं, तो उससे काफी चीजें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी, पता भी चल जाएगा कि किधर है, क्या हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे चैलेंजेस है, जाहिर सिक्योरिटी डोमेन भी हैं, केसेस भी बानी पीटीआई के अराउंड हैं, और फिर खुद यूनिफिकेशन भी है अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। जहाँ पीटीआई के अपने अंदर तकसीम है, वहीं हुकूमत में भी तकसीम की खबरें सुनाई दे रही हैं, और ये आवाज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के क्या शिकवे वफाक के साथ, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल के हरीफ आज के दोस्त और आज के दोस्त कल के हरीफ बन जाते हैं। ठीक इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कभी खुशी कभी गम वाली सूरत हाल देखी जा रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने पीडीएम में इत्तेहाद बनाया था, तो उस वक्त भी नून और पीपल्स पार्टी ने बयानिए के फ़र्क ने दोनों जमातों में दरार डाली थी, और इसके बाद पीपल्स पार्टी ने खुद को इत्तेहाद से अलग किया था। इसके बाद ये ख्याल किया जाने लगा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी एक नहीं होंगे। लेकिन फिर चाहे बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला हो, या फिर 2024 के इंतखाबात के बाद हुकूमत की तश्कील का मामला हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें फिर से एक पेज पर दिखाई दी। यहाँ तक कि 26वीं आईनी तरमीम में भी पीपल्स पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया और हुकूमत का भरपूर साथ दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी फिर से नून लीग से बेजार है। ज़ाहिर है हुकूमत को इस वक्त उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का सहारा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि नून लीग इसको बहुत सारे मामलात में डबल क्रॉस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ये खबर गर्म रही कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ हैं। अब उन्होंने खुद खामोशी तोड़ी है और दिल की बात ज़बान पर लाए हैं। वो और पीपल्स पार्टी के इन कंसर्न्स को हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, और ये जो मॉडल इस वक्त चल रहा है, ये करंट रिजीम है, उसको वो क्या नाम दे रहे हैं, और एतराफ़ है इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बिलावल साहब ने जो शिकवा किया और कंसर्न्स बिलाखिर ज़ुबान पर ले आए हैं वफाक से, को बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, खफगी है, नाराज़गी है, नाला है। तो ये जो बिलावल साहब की नाराज़ी है या कंसर्न्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से, उससे लगता है कि पीपल्स पार्टी बाबरे मजबूरी इस हुकूमत का साथ दे रही है। इज़ इट ट्रू?
यकीनन जी, ये कोई हमारा प्यार का और मोहब्बत का अलायंस तो नहीं है, मजबूरी का अलायंस है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है कि अगर आज हम हुकूमत का साथ ना दें तो ये हुकूमत शायद कायम नहीं रहेगी, और ये हम एक बंद गली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि इंतखाबात इसका हल नहीं है। जब तक के कोई ऐसे रिफॉर्म्स ना लाए जाए जिससे जो इंतखाबी शफाफियत है वो सामने आ सके, या जो दीगर इदारों पे अदम एतमाद है वो एतमाद बहाल ना हो, तो कोई भी रिजल्ट्स तो नहीं मानेगा। जो भी हारेगा वो कहेगा कि ये रिग्ड इलेक्शन थे और ये इस तरह था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुल्क इन बहरानों से, इन चैलेंजेस से निकले और फिर एक स्टेबल जो पॉलिटिकल माहौल है या एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सारे अपनी अपनी सियासत करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सा ले रही होंगी, और जो भी पार्लियामान आएगी वो मजबूत भी होगी और अपना किरदार भी अदा कर सकेगी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, हसन मिर्जा साहब, ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हम बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सुना करते थे कि हाइब्रिड रिजीम है। वो कहते हैं ये हाइब्रिड मॉडल है, तो कुछ तो है जो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को हुकूमत के, नून लीग के साथ जोड़े हुए हैं। तो इस हाइब्रिड रिजीम में तो फिर जोड़ने वाला कोई है जो पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत के साथ जोड़े हुए है? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो इसके साथ जुड़त है वो तो मैंने आपको गुजारिश की है कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो एक नजरियाती और विजनरी जमात है। उसकी लीडरशिप ये देख रही है कि अगर आज हम इस हुकूमत को डीरेल करेंगे तो कहीं ये सिस्टम डीरेल ना हो जाए, और फिर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए या पटड़ी पे लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर आप माजी में देखें तो जब जब भी आमरीत का मुकाबला किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और आमरों को मजबूर किया है घुटने टेकने पे, वो पीपल्स पार्टी थी। और उसकी कीमत जो चुकाई, कभी भुट्टो साहब की शहादत, कभी बीबी की शहादत, कभी मीर मुर्तजा, मीर शाहनवाज भुट्टो की शहादत, और हजारों कारकुनान की शहादतें, ये पीपल्स पार्टी ही है। तो हम नहीं चाहते, या आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे में वो सकत नहीं रही कि हम मजीद जनाजे और लाशें उठाएं। हम चाहते हैं कि ये पुरअमन तरीके से ही हम इस सिस्टम को ठीक करें, इसका हिस्सा। बट हैविंग सेड दैट, हसन मिर्जा साहब, पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट को चार्जशीट भी तो कर रही है ना कि ये कोई डिलीवर भी नहीं कर रही, परफॉर्म भी नहीं कर रही, मिस मैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है, डिलीवरेंस है कोई नहीं। तो ऐसे कैसे सिस्टम चलेगा सर? देखिए, जब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, इसके बुरे की भी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आती है और इसके अच्छे की भी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आती है। तो पीपल्स पार्टी फिर ये मुतालबा क्यों ना करे कि हमें पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड रखा जाए, हमारे साथ मशावरत के बाद फैसले किए जाए। सर वो तो आपको काबीना में रखना चाहते थे, कैबिनेट में आप ही तो खुद ही अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए ना सर। देखिए, कैबिनेट में ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह भी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये तासुर दे कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेती है, तो फिर क्यों नहीं उसे पॉलिसी मेकिंग में रखा जाता? सर मुल्क के वसी तर मफाद में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना सर। एक सिंगल लाइनर जी। रात एक टैक्स इंपोज किया गया है ज़राअत के ऊपर जी। अब वो टैक्स मैं समझता हूँ मुआशी कत्ल ही नहीं है, वो इस सदी की सबसे बड़ी वारदात है जो की जा रही है। आप 45% तक वो टैक्स काश्तकार से वसूल करेंगे, उस काश्तकार से वसूल करेंगे जो पहले ही अपनी आमदनी का 50% जो है वो टैक्स की मद में दे रहा है। आप अगर बिजली के बिल देखें तो उसमें 75% जो है वो टैक्सेस होते हैं और 25% बिजली की कीमत होती है। अगर आप फर्टिलाइजर पे देखें तो एक भारी टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स की मद में और दीगर जो टैक्सेस है उनकी मद में काश्तकार पहले से ही दे रहा है। अगर आप पेस्टिसाइड देखें तो काश्तकार पहले ही पिसा पड़ा है। अगर आप ट्रैक्टर की या इंप्लीमेंट्स की परचेज पे देखें तो ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं वो काश्तकार पे कर रहा है। फिर
खेत से मंडी तक की जो सड़कें हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। हमारा रोड सेस काटा जाता है जब हम गन्ना देते हैं। फिर कभी हमें आड़ती के नाम पे हमारे पे डाका डाला जाता है। तो हम तो पहले ही टैक्स ठीक है आसिम मिर्जा साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत पे तनकीद करने का फायदा तो कोई नहीं हो रहा, तनकीद तो ऑपोजिशन भी कर रही है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट पे आने का नहीं सोच रही? कि पीपल्स पार्टी अगर कमांडिंग होगी या ड्राइविंग सीट पे होगी या डिसीजन मेकिंग के अंदर होगी तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। देखें, ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर है कि एहतजाज करना जो है वो तभी एहतजाज होता है जिस वक्त आप हुकूमत का तख्ता उलट दें। एहतजाज पुरअमन तरीके से अपना रिकॉर्ड करवाया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो उससे रहनुमाई लेकर अपने फैसले जो है वो बेहतर करने की कोशिश करती है। पीपल्स पार्टी वो एहतजाज कर रही है और इस टैक्स की ये जो काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है या जो काश्तकार को माफिया साबित करने की कोशिश की जा रही है, इस पे इंशाल्लाह तहरीक भी चलेगी। इस पे पीपल्स पार्टी जो है वो हरावल दस्ता इस पे तो लेजिस्लेशन हो गई है, इसको रिवर्स करा पाएंगे आप? देखिए, फिर आप उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि क्या ये आप कर लोगे? भाई ये नहीं होता। हमारा काम प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है। ये कोई टेक्नोक्रेट तो हो जो आपको प्रोटेस्ट तो तहरीक इंसाफ भी कर रही है ना सर, प्रोटेस्ट तो पीटीआई भी कर रही है, तो फिर पीटीआई के साथ आप हाथ मिला लें ताकि प्रोटेस्ट ही पूरा असर हो सके कि हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर तो कर सके आप देखें, पीटीआई की और हमारी जद्दोजहद को मिक्सअप ना करें। पीटीआई फर्द वाहिद को रिलीफ देने के लिए जेल से निकालने की जद्दोजहद कर रही है। वो एससीओ होती है तो वो कहते हैं कि हमें मुलाकात करवा दो आईके से, तो फिर आप एससीओ कर लो। अगर नहीं करवाओगे तो फिर हम एहतजाज करेंगे। उनका एहतजाज काश्तकार के लिए है ही नहीं, उनका एहतजाज मजदूर के लिए है ही नहीं, उनका एहतजाज बिजली के लिए है ही नहीं। उनका एहतजाज तो एक शख्स को जेल से निकालना और पार्लियामान पहुंचाने का। लेकिन सर कितनी बेख्तियारी है कि तमाम आईनी ओहदे आपके पास हैं, तमाम आईनी ओहदे हसन मिर्जा साहब आपके पास है, हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, फिर भी एहतजाज आप कर रहे हैं, हर इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, मगर सुनी नहीं जा रही। तो कितनी बेख्तियारी है सर? आप मुझे ये बताएं कि जो आईनी ओहदे हैं उनके इख्तियारात क्या है, गवर्नर के इख्तियारात क्या है, बताएं मुझे। मैं यही तो कह रहा हूं कि कितनी बेख्तियारी है फिर पीपल्स पार्टी के यहाँ से। देखिए, बेख्तियारी की बात नहीं है, आप इख्तियार के चक्कर में हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, मेरी मौशियत तबाह हो रही है। तो कौन चेंज करेगा सर इसको रोकेगा कौन? मेरी तालीम प्राइवेटाइज होती जा रही है, मेरी सेहत प्राइवेटाइज होती जा रही है। मैं वो चीजें देख रहा हूं। आप पावर को देख रहे हैं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं ना सर, अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं ना, अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, अवाम को हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम अवाम है, अवाम के बीच में है। मैं तो 24 घंटे अपने अवाम के बीच में बैठा होता हूँ। मेरे तो कोई नहीं बाहर चिट दे के मिलने आता। तो आपके पास अवाम के सवाल का जवाब हुकूमत पे तनकीद है बस? नहीं, हुकूमत पे तनकीद उनके मसाइल हल करवाना है, करवा रहा हूं। यही तो कह रहा हूं ना सर, ये मसला हल कैसे होगा? ये जो लेजिस्लेशन हुई है, किसान पे टैक्स लगाए, ये हल कराए ना सर। तो अच्छा, मुझे आप हल बता दें। बड़े कथारसिस हो गए, अब आप मुझे हल बता दें कि आपकी नजर में पीपल्स पार्टी को क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। आप पीपल्स पार्टी सर, पीपल्स पार्टी को ओन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी ये कहे हम हुकूमत में, लेकिन फिर भी हम हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट ऐसी पोजीशन लेनी पड़ेगी जहां पे कंट्रोल आपके हाथ में हो, एटलीस्ट कैबिनेट में हो। आप जो है ना, आप थोड़ा सा हुकूमत से बाहर निकले ना। आप हुकूमत को एक रखें ना, ऑफिस में रखें। थोड़ा सा बाहर आके मेरी जगह खड़े होके बताएं पीपल्स पार्टी ने कहां पे डिसऑन किया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अब अगर आप कहो कि वफाकी वजीर की तरह एक्ट करो, तो वो तो कोई वफाकी वजीर ही कर सकता है ना, वो मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं। मैं बेशक हुकूमत का हिस्सा हूं। मुझे पीएमएलएन का कोई कारकुन दिखा दें जो बाहर खड़ा होकर कहेगा जी मैं वजीर दाखिला हूं जी, मेरे इख्तियारात देख लो जी, मैं वजीर खजाना हूं जी। कोई कह के देखे। वो वजीर दाखिला तो वही है ना जो है।
वजीर खजाना तो वही है ना जो है। अब उनका जवाब मैं तो नहीं दूंगा ना, मैं तो उनसे अपने हकूक मांगूंगा, और वो मैं मांगूंगा, हर जगह मांगूंगा, टीवी चैनल्स पे भी मांगूंगा, मैं सड़क पे भी मांगूंगा, मैं अपनी बात भी करूंगा। पीपल्स पार्टी कोई अस्करी विंग है कि वो बाहर निकले और तोपें सड़क पे लेके आ जाए, टैंक पे चढ़ के वो सियासी जद्दोजहद करे? भाई मेरे, मैंने गुफ्तगू के जरिए ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मैं दहशतगर्द नहीं हूं, मैंने बाहर कोई मुल्क को तोड़ना फोड़ना नहीं है, मैंने इस सिस्टम को ठीक करना है, इसको डीरेल नहीं करना। सर इतनी बेख्तियार गवर्नमेंट, हसन मिर्जा आपकी सारी बातें मैंने सुनी है सर, इतनी बेख्तियार गवर्नमेंट है जिसके पास ना तो कोई पॉलिसी है, जिसके पास ना ही कोई गवर्नेंस है, ना ही डिलीवर कर पा रही है, तो आपको नहीं लगता फिर इसको तब्दील कर लेना सर? आपके पास आसान रास्ता है कि विद इन द सिस्टम चेंज आ सकती है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती है सर। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बेख्तियार हुकूमत है, ये बेख्तियार गुजरा है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हुकूमत कर सके। मैं तो कह रहा हूं, अब बोले तो हमें तो मैं कब कह रहा हूं कि ये तो फिर बेख्तियार हुकूमत है। इस शक्ल को तब्दील होना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं करता फिर? तो इंशाल्लाह ताला उसको टाइम के साथ चेंज भी करेंगे, वो आने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मिर्जा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी में है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये ना कहें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या उनके पास कोई इख्तियार है, क्योंकि बड़ी बेख्तियार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का जो फ्रंट है उस पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो शिकवा कुना है, और अब आईसीसी पे प्रेशर ये है कि जल्दी से शेड्यूल अनाउंस करे। शेड्यूल अनाउंस ना किया तो फिर करोड़ों का नुकसान होगा, और करोड़ों ज़ाहिर रुपए नहीं, करोड़ों डॉलर्स भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जहां चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद खतरे में पड़ गया है, वहीं पर ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी करने का दबाव भी बढ़ गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैनल्स ने आईसीसी को वाजे बता दिया है कि अगर शेड्यूल जारी ना किया गया तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के लिए आईसीसी ने टीवी चैनल से करोड़ों रुपए ले रखे हैं और टीवी चैनल्स ने प्रोमो जारी कर दिए हैं, लेकिन शेड्यूल है कि अभी तक जारी नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो 2027 तक नशरियाती इदारों को $3 बिलियन में दिए गए हैं, और आईसीसी ने इन नशरियाती इदारों को यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। ब्रॉडकास्टर्स पाक भारत मैचेस से सबसे ज़्यादा आमदनी कमाते हैं, क्योंकि ये मैचेस बड़े पैमाने पर शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और नुमाया इश्तिहारी आमदनी भी पैदा करते हैं। अब आईसीसी बढ़ते दबाव की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक पाक बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के बारे में ज़बानी आगाह किया था। ज़राए का बताना है कि अब आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है, और ज़राए का कहना है कि कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात देना होंगी। आईसीसी इन वजूहात का जायज़ा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगी। अगर पाकिस्तान ना जाने की वजूहात का जायज़ा जो है वो जायज़ ना हुई तो फिर भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा, और भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। अब माजी में हमने देखा है कि भारत आईसीसी में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके क्रिकेट में उजारादारी कायम करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार भारत के इनकार और पाकिस्तान ने जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है उसकी वजह से आईसीसी मुश्किल में पड़ गया है। देखना यह कि आईसीसी भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत ना करने की सूरत में क्या सज़ा देता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये कर सकता है कि फौरी तौर पर आईसीसी पर दबाव डाल के आईसीसी का जो हंगामी इजलास है उसकी रिक्विजिशन ज़रूर जो है वो भेज सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वीपीएन्स की बंदिश बारे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गैर कानूनी वीपीएन्स का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन अब होशियार हो जाएं, क्योंकि वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन से दहशतगर्दी और दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि वीपीएन से इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं, जबकि वीपीएन को ख्वाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी एक्सेस किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से जायज़ नहीं है।
हुकूमत को बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात के इंसदाद का इख्तियार है। तौहीन आमेज़ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ मवाद पर भी फौरी पाबंदी आयद की जाए। बहरहाल अब हुकूमत ने गैर कानूनी VPNs के आगे बंद बांधने की ठान ली है और VPNs बंद करने के लिए ख़त लिखा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।